हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। 2019 का जो हम प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कर रहे हैं, तो उसमें पेपर 1 का ये पार्ट 4 है। इसका हम यहाँ सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स और रिपोर्ट्स द डिसीजन विद रिगार्ड टू the partition of Punjab and Bengal was to be taken on the basis of voting of the members of respective legislative assembly। तो देखो, जो आपका इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ, तो एक बना आपका इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में दो पार्ट हुए, एक वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है और एक ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है। तो उसमें दो मेजर प्रोविंसेस को डिवाइड किया गया, ईस्ट में बंगाल को और वेस्ट में पंजाब को। तो जब बंगाल को डिवाइड किया गया तो वेस्ट वाला पार्ट इंडिया के पास रह गया और ईस्ट वाला पार्ट तब पाकिस्तान में चला गया। और पंजाब को जो डिवाइड किया गया तो वेस्ट वाला पार्ट पाकिस्तान में चला गया और ईस्ट वाला पार्ट इंडिया में रह गया। तो वो किया गया माउंटबेटन प्लान के तहत। माउंटबेटन प्लान के तहत जो रेडक्लिफ कमीशन उसने डिवाइड उसको किया। अब देखो, नेहरू रिपोर्ट आपका इंडिया का जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का श्रेय तो वो 1930 के पहले का है। क्रिप्स मिशन 1942 का। ये आपका बेवरेज प्लान, तो बेवरेज प्लान जो था वो उसको ब्रिटेन के संबंध में इंडिया से इसका कोई ज्यादा रिलेशन नहीं था, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, which of the following statements about Max Weber's ideal theory of bureaucracy is are correct। तो देखो, फर्स्ट है, it refers to the dominant class character। नहीं, ये आइडियल जो उनका ब्यूरोक्रेसी था वो डोमिनेट क्लास पे नहीं था। प्रैक्टिकल में ये चीजें हो गया वो दूसरी बात है, लेकिन उनका आइडियल थ्योरी वो नहीं था। नेक्स्ट है, ब्यूरोक्रेसी इज एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ सही है, तो ये इसका 2 हो जाएगा, क्योंकि देखो जो इसमें है कि आपका हायरार्की होता है, स्ट्रक्चर होता है और जो बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, which one of the following statements regarding the directive principles of a state policy is not correct। तो डीपीएसपी जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है। तो फर्स्ट है, स्टेट शैल फॉलो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोथ इन द मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज इन द मेकिंग ऑफ लॉ। हाँ फर्स्ट सही है। नेक्स्ट, the directive principles of a state policy embody the object of the state under the republican constitution। हाँ सही है। Next, directive principle of a state policy have precedence over fundamental rights in case of conflict between the two। नहीं, in majority of cases fundamental rights dominate over DPSP। in certain cases only with exception DPSP will dominate having precedence। तो ये आपका आंसर यानी कि ये हो जाएगा, ये गलत है तो यही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, DPSP आर नॉट इन्फोर्सिएबल इन द कोर्ट। हाँ सही है, ये इन्फोर्सिएबल नहीं है, जबकि फंडामेंटल राइट्स जो है वो इन्फोर्सिएबल है। नेक्स्ट है, which of the following are the defining feature of liberal democracy। तो लिबरल डेमोक्रेसी के डिफाइनिंग फीचर जो आपके हैं, फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन फॉर्मल यूजुअली लीगल रूल्स। हाँ सही है। नेक्स्ट, गारंटी ऑफ सिविल लिबर्टी एंड इंडिविजुअल राइट्स। हाँ वहाँ जो है फंडामेंटल राइट्स जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट, इट इन्वेस्ट पॉलिटिकल अथॉरिटी विद पोटेंशियली अनलिमिटेड पावर। देखो ये जो है चूंकि पोटेंशियली अनलिमिटेड पावर इनको दिया गया, हाउएवर जो गवर्नमेंट है उनके पावर को रेस्ट्रिक्शन, जैसे फंडामेंटल जो राइट है आपका जो है वो इनके पावर को रेस्ट्रिक्ट करता है, लेकिन देखा जाए तो पोटेंशियली जो है अनलिमिटेड पावर है। जैसे अभी फिलहाल देखो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अधिक से अधिक पावर इंपोज कर रही है। जो भी, जैसे जस्ट इमेजिन करो, लिकर सेल जो था स्टेट गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में आता है, लेकिन अभी जो है जो कोविड-19 पैंडेमिक के तहत जो लॉकडाउन पीरियड हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन से बहुत सारी चीजें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन से चल रही है, तो पोटेंशियली इसमें है, तो ये आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका फ्रीटोफाइट आर द प्लांट्स एडॉप्टेड टू ग्रो इन। तो ये एडेप्टेड इन एरिड इन्वायरमेंट होता है। देखो ये कुछ और जगह जहां वाटर का सप्लाई कंटिन्यूअस होता है तो वहां भी होता है। तो ये देखो इसमें ये नहीं होगा एक्टिव वोल्केनो और रॉकी इन्वायरमेंट, ये दोनों जनरली नहीं। देखो इसमें लिटिल बिट कंफ्यूजन, बट जो मोस्ट एप्रोप्रिएट यदि होगा तो ये आपका सी होगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द
following statements about the Attorney General of India is not correct, तो he shall have the right to speak in the houses of parliament. हाँ, उन्हें बोलने का अधिकार होगा, वोटिंग का राइट नहीं होगा, लेकिन बोलने का अधिकार होगा, तो ये सही है. He shall have a right of audience in all courts in the territory of India in the performance of his official duty. हाँ, सही है. He must have the same qualification as are required to a judge of the Supreme Court. सही है. He is a whole time counsel of the government. नहीं, ये whole time counsel नहीं है, इनफैक्ट ये अपनी खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. तो डी इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन आस्क्ड इन द लेजिस्लेचर. तो है दिस रिलेट टू मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड कैन बी आस्क्ड फॉर ओरल आंसर एट अ नोटिस लेस देन 10 days. हाँ, सही है, लेकिन इसमें क्या है कि दो कंडीशन है कि आइदर अर्जेंट इंपॉर्टेंस का होना चाहिए और मिनिस्टर जो कंसर्न है वो एग्री होने चाहिए. तो ये दो कंडीशन है. तो फर्स्ट और सेकंड जो है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस कैन बी एडमिसेबल इफ द मिनिस्टर कंसर्न एग्रीज. अब थर्ड देखो, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस आर आस्क्ड ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर नहीं, ये क्वेश्चन आवर के बाद किया जाता है, आफ्टर क्वेश्चन आवर, या जिस दिन क्वेश्चन आवर नहीं है तो पार्लियामेंट जब का सेशन स्टार्ट जिस समय होता है, तो डिपेंडिंग ऑन जो आपका डिस्क्रिशनरी ऑफ जो ये है लोकसभा में है तो लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा में है तो चेयरपर्सन. ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली जो है आपका सही है, थर्ड जो है गलत है. नेक्स्ट है, which one of the following is not true of the 10th schedule of the Constitution of India pertaining to disqualification of members of parliament and state legislature. तो है schedule lays down that elected members may be disqualified on the ground of defection. हाँ, कोई इलेक्टेड मेंबर हैं, अब वो किसी पार्टी के टिकट पे खड़े हुए थे, जीते, दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं. डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन डज नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ मर्जर विद another political party. हाँ, ये होता है, लेकिन ये तब होता है जब मोर देन 2/3 जो है, सपोज आपके 20 मेंबर्स हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में, तो मोर देन 2/3 यानी कि मिनिमम 14 जो होंगे वो आपके जब ये पार्टिसिपेट करेंगे मर्जर में, तब नहीं होगा. तो ये आपका गलत है. नेक्स्ट है केसेस, तो यानी आंसर आपका बी हो जाएगा. केसेस ऑफ डिस्प्यूट्स आर डिसाइडेड बाय द स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द हाउस कंसर्न. ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द फाइनल आर्बिटर. ठीक है, सही है ये, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा. नेक्स्ट है, which of the following pairs of list and contents is are correctly matched. तो ये आपका जो है स्टेट लिस्ट, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, ठीक है, यूनियन लिस्ट, सिटीजनशिप, नेचुरलाइजेशन एंड एलियन, सही है, कंकरेंट लिस्ट, लीगल, मेडिकल एंड अदर प्रोफेशंस. तो ये आपका जो है वो सभी के सभी सही है. नेक्स्ट है, which one of the following statements is correct. तो बैक्टीरिया कंटेन्स साइटोप्लाज्म बट वायरस डू नॉट. हाँ, ठीक है, देखो एग्जैक्ट में इसमें कोई आंसर एग्जैक्ट फॉर्मेट में इस अनुसार नहीं है, इसमें भी स्लाइटली कंफ्यूज, लेकिन मोस्ट जो एप्रोप्रिएट आंसर है ये यही होगा. नेक्स्ट है, which one of the following will happen if the medium surrounding the cell has a higher concentration than the cell. तो ये होगा सेल विल गेन वाटर ड्यू टू प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस प्रोसेस के कारण द्वारा. नेक्स्ट है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स रफ अंडर द माइक्रोस्कोप बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स टू इट्स सरफेस. तो ये आपका हो जाएगा राइबोसोम के द्वारा. तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है, the increase in length of stems and roots in plants is due to. तो ये आपका होगा apical meristem. Next, in plant cells the turgidity and rigidity is provided by. तो जो है ना कि खड़ा रहता है और हार्ड होता है, तो ये आपका होता है vacuolus full of cell sap. Next है, pollens are produced in. तो पॉलेंस जो होता है वो आपका एंजियोस्पर्म में होता है एंथर के द्वारा. तो यहाँ एंथर हो जाएगा, एक्चुअल में एंजियोस्पर्म में होता है लेकिन ये एंथर के द्वारा होता है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा. नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू
द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न in a production function when more and more units of the variable factor are used holding the quantities of fixed factor constant a point is reached beyond which तो ये आपका जब अधिक से अधिक आप प्रोडक्शन करेंगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट विल डिमिनिश, यानी कि देखो फिक्स्ड प्लांट मशीनरी ये सब फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, तो आप उसको कांस्टेंट रखते हो। वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया, जो रॉ मटेरियल वगैरह, तो आपकी एक लिमिट ही है ना प्लांट का, प्लांट उससे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करेगा। फिर आप यदि करोगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिश होगा, आपके प्लांट्स एंड मशीनरी में खराबी होगी और बहुत सारी चीजें, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो कह रहा है कि द एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म आर परफेक्टली इलास्टिक। हाँ, ये आपका सही है। नेक्स्ट है, द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ऑफ द मोनोपोली फर्म इज अबव इट्स एवरेज रेवेन्यू कर्व। नहीं, ये गलत है, इसका उल्टा होता है। एवरेज रेवेन्यू जो होता है वो ऊपर होता है, हम इस फिगर में देखेंगे तो एवरेज रेवेन्यू का कर्व जो है ऊपर है और मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व जो है वो नीचे है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीरो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस, तो देखो जीरो प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब है ना कि आप प्राइस कितना भी चेंज कर लो, एब्सोल्यूटली जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा। यूनिट का मतलब होता है कि जितना परसेंटेज, सपोज 10% आप प्राइस इंक्रीज कर रहे हो तो 10% जो होगा इंक्रीज आपका क्वांटिटी में होगा जब यूनिट होगा। यूनिट से कम होगा तो इसका मतलब है कि आपका प्राइस ज्यादा चेंज हो रहा है, क्वांटिटी कम चेंज हो रहा है। यूनिट से अधिक होगा तो प्राइस कम चेंज हो रहा है, क्वांटिटी ज्यादा चेंज हो रहा है। लेकिन जीरो है तो इसका मतलब प्राइस कितना भी बढ़ा दो, जस्ट इमेजिन करो इसेंशियल मेडिसिन हो तो प्राइस 10 रुपया था, 20 रुपया भी हो जाएगा तो कंजम्पशन उतना ही, यदि तबीयत खराब। लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में जीरो प्राइस इलास्टिसिटी किसी भी चीज का नहीं होता है, ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। नेक्स्ट है, सपोज दैट द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी increases from 90 to 110 and the demand curve shows that the corresponding reduction in quantity demanded is from 240 units to 160 units, then the coefficient of the price elasticity of demand will be। तो देखो इसका जो फॉर्मूला के अनुसार कोई आंसर नहीं होगा, तो ये इसका नो आंसर, इसमें कोई नहीं। अब देखो उस अनुसार देखा जाए तो क्लोज में आपका कोई नहीं आ रहा है, तो बीच में आ रहा 1.5। देखो इसका फॉर्मूला जो आपका होगा कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, तो ये आपका होगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू आपका पी बाई क्यू। तो देखो डेल्टा क्यू क्वांटिटी क्या हुआ आपका कम हुआ, तो क्वांटिटी कितना कम हुआ 80, तो ये -80। प्राइस कितना कम हुआ, तो प्राइस बढ़ा है तो 90 से 110, तो प्राइस 20 रुपया बढ़ा। ओरिजिनल आपका प्राइस क्या था, आपका ओरिजिनल 90 था, ओरिजिनल क्वांटिटी 240, तो देखो ये करोगे तो 380, ये देखो यहाँ करोगे तो ये आपका 30, तो 30/20, तो ये -1.5 होना चाहिए, तो 1.5 कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये इसका डी, सॉरी नन ऑफ द अबव होना है। नेक्स्ट है, what is the real interest rate on a credit card loans bearing 24% interest per year if the rate of inflation is 10%। तो देखो एक रियल जो अर्निंग होगा, रियल इंटरेस्ट रेट क्या होगा, नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन, तो नॉमिनल कितना है 24 है, इन्फ्लेशन कितना है 10 है, तो ये आपका 14% हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये 10 क्वेश्चन के, सॉरी 20 क्वेश्चन के आंसर यहाँ दिए हुए, और सिर्फ 19 में कोई भी आंसर जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। होप यू एंजॉय दिस सेशन। यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।